नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेरा प्रकृति प्रेम और इसके कवि हैं मुकुटधर पांडे जी। तो हम सबसे पहले कवि परिचय पढ़ना चाहेंगे। तो मुकुटधर पांडे जी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर जिले के बालपुर गांव में हुआ। ये छायावादी युग के प्रवर्तक कवि हैं। इनकी भाषा सरल एवं परिष्कृत है। इन्होंने जो भी लिखा बहुत ही सरल भाषा में लिखा। इन्होंने निबंध एवं आलोचना ग्रंथ भी लिखे। बहुत सारे निबंध लिखे, आलोचना का क्रिटिसाइज करना, ग्रंथ भी लिखे। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्मान प्राप्त हुआ। इनके काव्य से, इनके लेखों से प्रसन्न होकर जो है इन्हें हिंदी सम्मेलन का सम्मान भी प्राप्त हुआ। पूजा फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, हृदयदान तथा परिश्रम इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो यहाँ हमने ये कवि परिचय पढ़ा और अब हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं मेरा प्रकृति प्रेम। आप जानते ही हैं कि प्रकृति का मनोहारी रूप सभी को आकर्षित करता है। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि जो नेचर होती है वो बहुत, उसका जो रूप होता है वो सबको अट्रैक्ट करता है। नेचर को देखकर हम सभी प्रसन्न होते हैं। कविगण तो ऐसे बदलाव में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपनी कोई सुध बुध ही नहीं रहती। और जो पोएट होते हैं, कवि होते हैं, वो तो प्रकृति में जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उन्हें देखकर तो और मेघा प्रकृति का रसपान करने में न तो संकोच से काम लेती है और न ही कंजूसी से। जो कवि होते हैं ना, उनकी प्रतिभा और उनका इंटेलेक्चुअल ये जो होता है, प्रकृति का रसपान करने में, प्रकृति की सुंदरता का रसपान करने में उन्हें ना तो कोई संकोच होता है, कोई शर्म होती है और ना ही कंजूसी होती है। वे स्वयं तो प्रकृति की अद्भुत लीला को निहारते ही हैं, अपनी रचना के माध्यम से पाठकों को भी उसका रसपान करने का अवसर देते हैं। कवि जो होते हैं वो प्रकृति की सुंदरता को तो देखते ही हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम के से भी पाठकों को भी उसका रसपान करने का अवसर देते हैं। अब कभी जहाँ भी बहुत अच्छी जगह पर जाते हैं, वहाँ की सुंदरता का, पहाड़ों पर जाते हैं, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, वो जो है, जो भी वो सुंदरता को निहारते हैं तो वो तो खुद तो उसका आनंद लेते ही हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से पाठकों को भी उसका अवसर देते हैं। पाठक भी पढ़कर वही पहुंच जाता है जैसे कि वो सच में सामने ही उसके प्रकृति का सुंदर दृश्य उसके सामने ही हो। किसी भी दृश्य को देखने की सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। अब लेखक कहता है कि किसी भी दृश्य को, किसी भी नज़ारे को देखने का हर एक का अपनी अपनी दृष्टि होती है। कोई किसी एंगल से उसको देख रहा है तो कोई किसी तरह से देखता है। किसी को उसमें बुराई नजर आती है तो किसी को अच्छाई नजर आती है। कोई एक ही दृश्य की किसी एक छटा को एकाग्र भाव से देखता है। कोई देखता है, किसी भी दृश्य को देखता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है और उसी एक ही सुंदरता को देखता है। और कोई किसी कहीं तो वो काले हैं, कहीं कम है। तो कुछ लोग जो होते हैं उसमें कोई परछाई को देखता है तो वो कहता है कि देखो उसमें कोई इमेज बन गई है। और दूसरा जो होता है उसके कालेपन, उसके चलने के ढंग को देखता है। तो जो होता है, हर कोई दृश्य को, किसी भी दृश्य को हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग दृष्टि से देखता है। एक रचनाकार ही होता है जो किसी भी दृष्टि को उसकी समग्रता में देखते हैं। कहते हैं कवि या एक रचनाकार या लेखक जो होते हैं वो एक रचनाकारी होते हैं जो किसी भी दृश्य को उसकी पूरे एंगल से देखते हैं, हर नजरिए से उसको देखते हैं, उसकी समग्रता में देखते हैं। उनका ध्यान चहुं ओर होता है। कवि या लेखक, उनका ध्यान चारों तरफ होता है। एक की तरफ, एक छटा की तरफ नहीं देखते, वो चारों तरफ उनका ध्यान होता है।
जिसे देखा जा रहा हो वह प्रकृति का बदलता रूप हो, तब तो कहना ही क्या। तो अब ये कहा है कि अगर जिस प्रकृति जब रूप बदलती है तो उसका दृश्य जो होता है बहुत ही लुभावना होता है। अब आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में कभी बरसात होने लग जाती है, तो कभी बादल छा जाते हैं, और कभी एकदम से परिवर्तन होता है और धूप निकल आती है, फिर से बादल छा जाते हैं, जोर से बारिश होने लगती है। तो ये प्रकृति ही है जो पल पल अपना रूप बदलती है। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए ये चैप्टर लिखा है कि जो प्रकृति होती है वो जब जब अपना रूप परिवर्तित करती है तो उसका दृश्य जो होता है कितना ही लुभावना होता है। तो है हरित पल्लवित नव वृक्षों के दृश्य मनोहर होते न कभी हैं, उनके आगे तुच्छ परम वे मुझे सभी है। अब यहाँ पर कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि जब पेड़ों से जो पत्ते जो होते हैं वो गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, तो उस समय में प्रकृति कैसी लगती है। हरित पल्लवित, हरित का मतलब होता है हरे हरे, पल्लवित मीन्स लहलहाते हुए, नव वृक्षों मतलब कि जब वृक्षों के ऊपर नए नए पत्ते आते हैं, कोमल पत्ते आते हैं, तो के दृश्य मनोहर, के दृश्य मीन्स दृश्य, मनोहर मीन्स सुंदर लगता है। तो कवि कहता है कि जब वृक्ष जो है अपने पुराने पत्तों को त्याग देता है और उसकी जगह हरे हरे कोमल और नए नए पत्ते आते हैं, तो वो दृश्य बहुत ही मनोहरी या बहुत ही सुंदर लुभावना लगता है। उन पत्तों की ताजगी और सुंदरता जो होती है वो बहुत ही लुभावनी लगती है। सुख होते मुझको विश्व बीच है जैसे सुख कर वैसे अन्य दृश्य होते न कभी हैं, उनके आगे तुच्छ परम वे मुझे सभी हैं। कहते हैं कि लेखक कवि कहता है कि उनका सौंदर्य जो होता है इतना आनंद देने वाला होता है कि विश्व की सारी सुंदरता उनकी सुंदरता के सामने तुच्छ यानी छोटी प्रतीत होती है। अब यहाँ पर कवि ने प्रकृति की सुंदरता को मनुष्य के जीवन के साथ भी जोड़ा है कि जैसे मनुष्य के जीवन में जो होता है दुख और संघर्ष के बाद जब सफलता और सुख उसे मिलता है तो वह संसार जाने के बाद जब नए नए पत्ते आते हैं तो पेड़ जो है बहुत ही सुंदर लगने लगता है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में जब दुख और संघर्ष के बाद सुख और सफलता आती है तो वो बहुत ही आनंददायक होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, छोटे छोटे झरने जो बहते सुखदाई, जिनकी अद्भुत शोभा सुखमय होती भाई, पथरीले पर्वत विशाल वृक्षों से सज्जित, बड़े बड़े बागों को जो करते हैं लज्जित। यहाँ पर कवि ने पहाड़ों पर बहते हुए झरनों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि बड़े बड़े पहाड़ों के बाद जो है बड़े बड़े और पथरीले पर्वतों से निकलकर जो बड़े बड़े और सुंदर सुंदर झरने जो बहते हैं, छोटे छोटे झरने जो बहते हैं, वो बहते हुए झरनों की जो आवाज़ सुनाई देती है वो बहुत ही सुंदर लगती है, अत्यंत सुखदायी होती है। वो झरने बहते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। पर्वतों पर पथरीले पर्वत विशाल वृक्षों से सज्जित, बड़े बड़े बागों को जो करते हैं लज्जित। अब बड़े बड़े आपने देखा होगा अभी जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों के ऊपर बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं बच्चों, तो वो कवि उन वृक्षों में बहुत सुंदरता को ढूंढता है। वो इमेजिन करता है, वो कल्पना करता है कि पहाड़ों पर जो बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं उन वृक्षों की सुंदरता के आगे तो जो हम कृत्रिम बाग लगाते हैं, जो अपने घरों में हम बाग लगाते हैं, उनकी सुंदरता भी उन पथरीले पर्वतों पर जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष लगे हुए हैं उनकी सुंदरता के आगे कृत्रिम बागों की सुंदरता जो होती है वो फीकी पड़ जाती है।
अब यहाँ पर भी कवि ने मानव जीवन के साथ किया है कि जीवन में जो छोटी छोटी कठिनाइयाँ आती है ना बच्चों, हमें उन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमें उन कठिनाइयों का जो है सामना करना चाहिए। और जब हम कठिनाइयों और कठिन परिस्थितियों में लड़ते हैं तो हम सफलता को प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में लड़कर ही जीवन सुखी और खुशहाल बनाया जा सकता है। अगर हम विपरीत परिस्थितियों में लड़ेंगे तो ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चे ये हुआ। अब जो रिमेनिंग 2 पैराग्राफ रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो यू कैन आस्क। तो ये यहीं पर नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, धन्यवाद।